कहीं पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो नहीं चल रही पाकिस्तान ने कहा ਅਸੀਂ भी चल रहे हैं IMF की तरफ कोई मत्था मारी कर सकेंगे ना। टोटल 3 SBA लोन लिए गए जो कि $3,14,000 थे। आपने $1 बिलियन कर्जा लिया, कितने गया सानू नहीं बखिया। मैंने इतनी डीपली रिसर्च करके आपको बता दिया ना। ये जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को घर गिफ्ट कर रहे होते हैं, सियासतदानों के मुंह को ये पानी लग गया है, ऐसे नहीं मुल्क चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा उमर एंड वेलकम टू माय चैनल। यार आज की जो रिसर्च है ना मेरी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। वो गली गली कूचे कूचे में अब हर बंदा जानता है कि वो रिसर्च क्या है। वो है IMF। अब IMF क्या है आपको भी पता है और हमें भी पता है। असल में हमारे सियासतदानों ने IMF को बना दिया है हमारे लिए हिटलर कैसे ओ IMF आ गया, ओ चला गया, ओ IMF से इतना कर्जा लेना था, ओ IMF ने उन ऐ कर दिया, IMF ने अब इंस्टॉलमेंट ना दी तो हमारे तो लेने के देने पड़ गए। तो ये जो सीन है ना, इस पे मैंने कहा क्यों ना एक रिसर्च की जाए कि यार ये IMF है क्या, ये हिटलर भी है या पाकिस्तान ने इसको हम आवाम को ट्रक की लाल बत्ती के आगे लगाए हुए सियासतदानों ने हमें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IMF क्या है, कब बनी, क्यों बनी, पाकिस्तान को अभी तक कितना कर्जा दे दिया, क्या IMF का काम सिर्फ कर्जा देना है या इसके अलावा भी ये चीजों को हैंडल कर रही है। तो मैंने जब ये मुकम्मल रिसर्च की तो रिसर्च करने के बाद मैं अभी तक रिजल्ट पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन ये रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप किसी ना किसी रिजल्ट पर पहुंच सके। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन 1939 की जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें का पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी। मतलब ये होता है जंगों में कि आपके जितने भी असासे होते हैं वो आप वेपन की सूरत में किसी भी जंग में लगा देते हैं। और डेफिनेटली दो मुल्कों की जंग तो बाद में होती है, पहले जो बाकी मुल्क हैं वो एक मुल्क को एक बाकी कंट्रीज सपोर्ट कर रही होती हैं, दूसरे मुल्क को बाकी कंट्री सपोर्ट कर रही होती है और वो सपोर्ट इमदाद की शक्ल में कर रही होती है। जब उस शक्ल में करती है तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो जंगों में निकल जाती है, जिसकी वजह से आती है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इसी वजह से 44 कंट्रीज पहले इसकी मेंबर थी। 44 कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि ओवरसी करेगी, जो कि देखेगी ऊपर से कैमरा लगा के कि कहीं पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो नहीं चल रही, कोई कंट्री जो है वो नीचे तो नहीं गिरा। तो उस लिहाज से IMF तश्कील दी वर्ल्ड बैंक के साथ। अब IMF और वर्ल्ड बैंक में एक बड़ा डिफरेंस है। IMF असल में काम करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या करेंसी एक्सचेंज रेट को की स्टेबिलिटी में, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो पॉवर्टी एवेल्यूएशन में काम करती है, मतलब पॉवर्टी को खत्म करने में काम करती है। आज के दौर में IMF के जो हैं वो 190 मेंबर हैं और पाकिस्तान इसका मेंबर बना जुलाई 1950। मतलब ऑफिशियली पाकिस्तान ने कहा ਅਸੀਂ भी चल रहे हैं IMF की तरफ, लेकिन तब कर्जा नहीं लिया। कर्जे की डिटेल में अभी आगे बताऊंगी। अब आ जाते हैं IMF कोटा की तरफ। IMF में डिफरेंट जो बड़ी कंट्रीज है जैसे UK हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये सब मिलकर अपना अपना एक परसेंटेज अमाउंट अंदर डालते हैं। देन इनके पास एक वोटिंग राइट आ जाता है कि किस कंट्री में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट होने की जरूरत है, वहां पे आपको ये पैसे देने चाहिए कर्जे के तौर पर। लेकिन ये भी मैं आपको बताती चलूं कि IMF खुद नहीं आता कि भाई यहाँ पे इंस्टेबिलिटी चल रही है तो साढ़े को कर्जा ले लो ये वो। उस कंट्री की हुकूमत IMF के पास जाती है कि भाईजान अब हमारी हो गई है बस, अब हम करने लगे हैं डिफॉल्ट, हुन तुसी दे दो सानू कर्जा। फिर कर्जा IMF ऐसे भी नहीं देता कि अच्छा जी आप आ गए हैं तो हम आपको कर्जा दे देते हैं। IMF कर्जा देने के लिए रखता है डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशंस में पाकिस्तान पर बात करते हुए उस पर एग्जांपल्स देते हुए कंडीशंस बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको IMF का थोड़ा और ब्रीफली काम बता देती हूँ कि और इसका क्या क्या काम है। IMF उन ममालिक को हेल्प आउट करता है, कर्जा देता है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू कमजोर होती है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओवरसी करता है। ऐसे ममालिक जिनका IMF को भी अंदाजा हो या उन ममालिक को भी अंदाजा हो कि भाईजान हम कर्ज लिए बगैर नहीं चल सकते, उनको कर्जा फराहम करता है। और ना सिर्फ कर्जा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ना सिर्फ कर्जा फराहम करता है बल्कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बेहतर करने के लिए अपने एडवाइजर्स भी देता है कि ए लो फड़ो, इधर को मशवरा करो, की पता है थोड़ी हेल्प आउट कर देवे कि चलो जी काम आगे निकले। इसके अलावा वो कंट्री जिनके बैंक्स में डॉलर्स खत्म हो जाता है, डॉलर्स क्राइसिस में होता है, डॉलर बिल्कुल सिरे में ही नहीं रहता है, जाहिर सी बात है आपके खजानों में डॉलर्स पड़ा होगा तो आप बाहर की कंट्रीज के साथ कोई मत्था मारी कर सकेंगे ना, मतलब उनको बता सकेंगे कि अभी हम इतने भी गिरे नहीं है, आपके इधर खजाने में डॉलर ही खत्म हो गया तो आप डिफॉल्ट कर गए। बेसिकली डिफॉल्ट तभी होता है जब आपके पास डॉलर्स नहीं बचे। पाकिस्तान की करेंसी को हमने क्या करना, इंटरनेशनली करेंसी तो डॉलर चल रही है ना, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो वो जब डॉलर्स
वापस खत्म होने लगते हैं ना तो वो कहता है आ जाओ भाई हमसे ले लो, अपने खजाने में रखो, और बाहर जो है लोगों के साथ थोड़ा बहुत आपका कंधे से कंधा तो नहीं जुड़ सकता, कंधे से थोड़ा नीचे ही खड़े हो जाओ कि पता चले पाकिस्तान कोई कंट्री अभी डिफॉल्ट नहीं किया। तो ये इसका अगला काम है। अब आ जाते हैं इसके दो मेन कर्जे देने के तरीके की तरफ, मतलब किस दो तरीकों से। डेफिनेटली कोई बैंक भी अगर आपको कर्जा देता है तो बैंक आपको बताता है कि भाई इस तरह से आपने कर्जा देना है, ये इंटरेस्ट रेट होगा ये। तो इसके दो हम उन तरीकों पे बात करते हैं, मेथड्स पे बात करते हैं। एक है जी SBA और एक है EFF। अब SBA क्या है? स्टैंड बाय एडजस्टमेंट, और EFF है एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। पहले मैं आपको बताती हूँ SBA क्या है। SBA असल में होता है शॉर्ट टर्म, मतलब आप एक कम वक्त के लिए कर्जा लेते हैं। कम वक्त जैसे कि आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए कर्जा लेते हैं, और 2 साल पूरे होने के बाद 3.5 साल से 5 साल में आपने वो कर्जा वापस करना होता है। ये है SBA शॉर्ट टर्म, ठीक है, स्टैंड बाय एडजस्टमेंट। अब EFF क्या है? EFF एक्सटेंड फंड फैसिलिटी, ये लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आप 3 साल के लिए कर्जा ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है, 3 से 4 साल भी हो सकते हैं। लेकिन जो इसकी शराइत होती है, मतलब इसको वापस करने का इंस्टॉलमेंट्स को तरीका होता है, वो है 4.5 साल से लेकर 10 साल तक का, ठीक है। बाई एनुअल होती है इनकी इंस्टॉलमेंट का सिस्टम के, मतलब आप साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं, और आपने देनी होती है, दे नहीं सकते देनी होती है, सॉरी माजरत। जो EFF होता है ना वो स्लो ग्रोथ। डेफिनेटली आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्लोली ठीक होंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता कर्जा मिलेगा, ग्रेजुअली आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और EFF पे बहुत सारी एक्सट्रीम किस्म की शराइत रखता है IMF। वो शराइत अब कंट्री के अंदर के हिसाब से तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो IMF की अगर पॉलिसी के मुताबिक देखे तो वो शर्तें बहुत ठीक भी होती हैं। मतलब जैसे हमारे सियासतदान बड़ी लंबी लंबी हमें छोड़ते हैं कि भाई IMF ने बड़ी मुश्किल शर्तें रख दी, अब टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इस टॉपिक की तरफ मैं आऊंगी, लेकिन थोड़ा बाद में, मुझे पहले ना ये कवर करने दे कि IMF से हमने कब कर्जा लेना शुरू किया। अच्छा जी, मेरे पास एक लंबी डिटेल है क्योंकि मैंने इस पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की, तो मैं 1958 से स्टार्ट करूंगी। अब आपको SBA का तो मतलब पता चल गया होगा और EFF का भी मतलब पता चल गया होगा, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म यूज करती जाऊंगी। 1958 में $25,000 कर्जा लिया, SBA था। 1965 में $37,500 लिया, SBA। 1968 में फिर लिया गया कर्जा $75,000, SBA। इसके अलावा 1972 से 1974, ठीक है, जब ये आइन वाले दौर चल रहे थे, आखिरी आइन आया था पाकिस्तान का, 84,001, 75,001, फिर 75,001, मतलब टोटल 3 SBA लोन लिए गए जो कि $3,14,000 थे। फिर 1977 में दोबारा लिया गया लोन $80,000 जो कि SBA था। जो पहला EFF लोन लिया वो 1980 से लेकर 1981 में लिया गया जो कि 3,49,001 था, 7,30,001 था। टोटल मिला के $1.07 बिलियन आपने 1980 में EFF बेस्ड पे कर्जा ले लिया। उसके बाद 1988, 1994 5 SBAs गए, एक EFF किया जिससे $1.33 बिलियन आपने कर्जा लिया 1988 से लेके 1994 तक। उसके बाद आ जाते हैं 2008। अब पिछले वाले कर्जों पे तो मैंने आपको इतनी डिटेल नहीं बताई, लेकिन आप फिर भी सोचो यार, 1988 की सन में या 1980 के सन में आपने $1 बिलियन कर्जा लिया, किथे गया? सानू नहीं बकिया, किथे? उस दौर का $1 बिलियन पाकिस्तान की सिर्फ 20 करोड़ आबादी पे आप खर्च करते तो किधर जाते? मसला ये है कि हम खर्च नहीं कर, हम करप्शन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं 2008 से 2016 के दौर पे। 2008 से ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी थी, 2016 में PMLN थी, मतलब नून लीग थी। इस वक्त लिया गया एक EFF और एक SBA जो कि टोटल बना 12.94 बिलियन। समझ रहे हैं? समझ आ रही है? 12.94 बिलियन। लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ इनको 10 इशारिया, सिर्फ और सिर्फ तो नहीं कहेंगे, सिर्फ 2 बिलियन नहीं मिला, बाकी 10.6 बिलियन तो इनको मिल गया। मतलब 2008 से लेकर 2016 तक 10.6 बिलियन हमने IMF से कर्जा लिया। वो भी उस वक्त आपको पता है कि एक हलचल मची थी कि IMF कर्जा नहीं दे रही, वो धरनों की वजह से नहीं दे रही, वो कैंसिल होगी। तो मेरा ख्याल है उसमें 2
बिलियन जो है वो कटा गए थे, वो IMF ने नहीं दिए। तो 10.6 बिलियन को, पहले तो मैं हैरान हो गई कि 10.6 बिलियन नहीं है, सिर्फ बिलियन डॉलर्स, ये जितनी भी आपको मैंने फिगर्स बताई है डॉलर्स है। तो 10.6 बिलियन डॉलर्स को मैंने स्पेशल बैठ कर कन्वर्ट किया PKR में, तो ये लगभग बने 2,916 अरब। आपकी पाकिस्तान की जो 60% आबादी है ना, मेरा ख्याल है उसने 1 करोड़ नहीं देखा होगा, और हम लोग 2,916 अरब के मकरूर, हाँ, जो अभी हमने दिए नहीं। उसके बाद आ जाते 2019 से 2023 की तरफ, एक EFF, इसमें हमने किया 6 बिलियन डॉलर की IMF को एक पूरा उन्होंने बनाकर भेजा, जिसमें से 1.1 बिलियन डॉलर्स अभी तक पाकिस्तान को मिले हैं, जो कि जुलाई में मिले थे, और अभी मार्च में फिर दोबारा मिलने हैं। वही जो अभी पॉलिटिकल वो चल रही है ना कि उसको खत लिख दिया तो ये हो गया तो वो हो गया, पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये क्या होगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक कंपैरिजन बता दूं। कंपैरिजन ये है कि इंडिया ने 1993 में आखिरी बार IMF से अपना कर्जा लिया, आखिरी बार 1993 में, और 2000 में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इंडिया ने कहा भाई एलो फड़ो, ए मुश्किल है, असी नहीं आंदे। जाहिर सी बात है इंडिया ने उसके बाद ही तरक्की करना शुरू की ना। अगर मैं किसी बैंक से कर्जा लेती हूँ, कर्जा लेने के बाद डेफिनेटली वो कर्जा लेने के बाद मुझे अपने आप को इतना स्टेबल करना है कि मैं उसके इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकूं और मैं खुद भी तरक्की कर सकूं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के मामले में ऐसा हो रहा है कर्जा आ रहा है लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, और तरक्की इन्हीं सियासतदानों की वजह से नहीं कर रहा, इसी करप्शन की वजह से नहीं कर रहा, इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नहीं कर रहा। हम उनसे पैसे ले तो रहे हैं लेकिन हम उसको कहीं लगा नहीं रहे, हम उसको अपने VVIP प्रोटोकॉल्स पे लगा रहे हैं। हम पैसे से पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे, और वो इन सियासतदानों को करना आना भी नहीं है। अब आ जाते हैं IMF की कंडीशंस की तरफ। जब IMF किसी कंट्री को कर्जा देते हैं ना तो वो कंडीशंस लगाता है। जाहिर सी बात है ऐसा कोई भी कर्जा मुंह उठा के नहीं देता, वो असल में कंडीशंस अपनी तरफ से लगाता है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर आया। ठीक है, ये बहुत अहम टॉपिक है और सुनने वाला टॉपिक है। जब IMF ये कहता है कि मुल्क को इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टेरिटी, मतलब भाई आप अपने खर्चे रोक दो, आप टैक्सेस ज्यादा कर दो, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, तो हम ये चीजें आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मसला किधर से आता है, ये चीज मैंने इस रिसर्च में निकाली। मसला असल में आता है कि खर्चे तो ये लोग टैक्स तो बढ़ा देते हैं, ये लोग पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा देते हैं, लेकिन ये लोग अपने VVIP प्रोटोकॉल्स नहीं ले। ये जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को घर गिफ्ट कर रहे होते हैं, उनको पेंशन्स गिफ्ट कर रहे होते हैं, ये उसको नहीं रोकते, ये अपने खर्चे नहीं रोकते, ये करप्शन नहीं रोकते। लेकिन IMF को दिखाने के लिए कि जी हाँ हमने तो खर्चे रोक दिया, आपके कहने पे हमने टैक्स भी बढ़ा दिया, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया। अब IMF को इन्होंने हमारी नज़र में बढ़ाया हुआ है हिटलर। IMF टैक्स और पेट्रोल का बड़ा अच्छा आपके पास एक मैप रखती है। वो इसलिए रखती है क्योंकि बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में, जितनी भी बाहर की कंट्रीज है, वहां पर टैक्स ही लोग पे करते हैं। आपने सुना होगा, जितने भी लोग हैं उन्होंने बताया होगा कि जी हाँ हम टैक्स पे करते हैं। इसी तरह जब वो टैक्स पे करते हैं तो उस मुल्क में पैसा इकट्ठा होता है, जिससे उस मुल्क के खजाने में पैसा बनता है। ठीक है, वो तो बातें समझ आती है, लेकिन उन्हीं कंट्रीज में सैलरी भी फिर हाईली पे की जाती है ताकि वो आवाम वो टैक्स पे करने के काबिल हो। पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। IMF बहुत अच्छा आपको बताता है, बहुत अच्छा वो तरीका देता है कि ये करो, पर उन्होंने की पता कि थे सारे VVIP प्रोटोकॉल्स, ये थे पेट्रोल जितना जानता है, पता नहीं एक आपका जो ये होता है डिप्टी कमिश्नर, ये जितने भी CSS, इनको फ्यूलिंग फ्री होती है। इनको कहते हैं भाई तो तुम लोगों को फ्री है, जाओ, पुलिस को फ्री है। तो उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं इनको कैसे कंट्रोल करना। इधर आकर पाकिस्तान के सियासतदान मार भी खाते हैं और हमें भी मारते हैं, हमें भी ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो वो जो ऑस्टेरिटी है ना, उसको कंट्रोल करना इसी तरह है कि आप अपने VVIP प्रोटोकॉल्स कम करें, आप करप्शन कम करें, आप मुल्क के अंदर खुद पैसा जनरेट करें। मुल्क के अंदर पैसा नहीं जनरेट हो रहा, आप टैक्सेस की फॉर्म में अवाम की जो अवाम है उसका यूं करके पसीना निचोड़ी जा रहे हैं, कड्डो, ऐसे नहीं मुल्क चलेगा। आपको पैसा खुद जनरेट करना पड़ेगा। मैं रिसर्च के मुताबिक देख रही थी कि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा है, पाकिस्तान में चीजें मुल्क में चीजें आने की जो रेट है वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। यार जिस मुल्क की एक्सपोर्ट कम होती है ना, वो इसी तरह धक्के खाता है जिस तरह हम धक्के खा रहे हैं, हमारा कुछ जा ही नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से आप अपने मुल्क के अंदर बिजनेस को स्टेबल करें, इकोनॉमी को आप मुल्क के अंदर स्टेबल करें, बेसाखी
बाकियों पे मत रहे आप, तो आपके ना मुंह को, ये सियासतदानों के मुंह को ये पानी लग गया है IMF का। हाँ ये पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कुछ चलो अगली बारी से, अगली बारी कुछ कर, अगली बारी देखी जाएगी। हाजे तो कंडो, हाजे तो कंडो, हाजे तो उन्होंने बड़ा आके बखाओ कि ए टैक्स बहुते हो गए ने, ए पेट्रोल बहुता हो गया ने, उन तो सारा इंस्टॉलमेंट दो, उसे कुछ कर। इंस्टॉलमेंट आती है फिर सारे झल्ले बन जाते हैं, फिर कोई मुल्क के अंदर चीज बनती नजर नहीं आ रही। पिछले 12 सालों में मैंने कोई ऐसा पॉजिटिव काम या पॉजिटिव प्रोजेक्ट नहीं देखा कि मैं कहूँ हाँ ये प्रोजेक्ट पैसे जनरेट करेगा। सो दिस इज IMF। ये जो IMF का हमारे दिमाग में एक हिटलर वाला कंसेप्ट है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो बेचारे तो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन वो इसीलिए इस तरह की रखते हैं कि चलो टैक्स वाला यूरोपियन कंट्री का एक रूल जो है वो इधर आ जाएगा टैक्स का, पेट्रोल का। लेकिन उनको क्या पता कि हमारे जो सियासतदान है वही करप्शन कर जाते हैं, हमारे जो सियासतदान है वही इतने VVIP प्रोटोकॉल्स। आप देखें एक आपका मिनिस्टर जा रहा होगा ना, उसके पीछे 12 गाड़ियां, 12 डाले, 12 पुलिस वाले, और उन पुलिस वालों की तनख्वाहें, वो फ्यूलिंग और पूरा रोड ब्लॉक। ये सब किधर से आ रहा हो भाई? ये IMF की इंस्टॉलमेंट से ही पूरा, ये वहीं से आ रहा है। ये रिसर्च, मेरा ख्याल है आप खुद भी इस पे रिसर्च करें, वो भी बेहतर होगा। लेकिन मैंने इतनी डीपली रिसर्च करके आपको बता दिया ना, और उस रिसर्च के बाद उसका हल भी बता दिया कि भाई यह खर्चा रोको, इस मुल्क को तरक्की करने दो। और आखिरी जो बात है जो मैंने फिर रिसर्च की कि क्या IMF के कर्जे जो हैं यही काफी होते हैं हमारे लिए? अभी आपको पता है कि पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा IMF पे बनता है वो तकरीबन 27 बिलियन बनता है, जो हमने उनको भी पे बैक करना है। 27 बिलियन डॉलर जो हमने अभी उनको पे बैक करना है। तो फिर मैंने देखा कि क्या इस पे कोई सरचार्ज लगता है, कोई इंटरेस्ट रेट लगता है? IMF जाहिर सी बात है हमारी पुप्पो की बेटी तो नहीं है ना कि हमें कहे हेलो पढ़ो तो ले जाओ कर्जा, जो दिल करे वापस कर देना। तो ये जो कर्जा हमने अगले 4 से 10 सालों में वापस करना है, तो एक्सपेक्टेड 2022 और 2023 का बता रही हूँ 140 मिलियन डॉलर तब पे करने थे। ये IMF के असल रकम के अलावा अभी जो देने हैं 2023 से 2024 वो 200 मिलियन डॉलर्स देने, 200 मिलियन डॉलर्स। और मैं हैरान हूँ कि भाई पाकिस्तान में 1 अरब भी, अगर आप 1 अरब भी पाकिस्तान की IT की कंपनी में लगा दो ना, IT के सॉफ्टवेयर बना दो, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खुद तरक्की करेगा। आप अपना पैसा जनरेट करें, ये इंस्टॉलमेंट्स की कहानियां छोड़ें। और ये जो आवाम है, मेरा ख्याल है इनको ये बताना ही काफ़ी है आप सबको कि ये हमारे साथ सलूक हो रहा है, ये हमारे साथ IMF कर रही है, और ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे सियासतदान। तो मुझे अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है कि आपको ये रिसर्च कैसी लगी। और आखिरी इंकशाफ मैं एक और करती जाऊँ कि पाकिस्तान माशाल्लाह से सिर्फ IMF के कर्जों का मकरूज नहीं है, इसके अलावा 10 से 12 ऐसी और कंट्रीज है जिन्हें वो से पैसे दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों की इज्जत बहुत है? इज्जत तो है ही नहीं, हमारी इज्जत तो है ही। जिस कंट्री में जाते हैं एंट्री के वक्त आप पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हैं तो वहाँ के तो लोगों को पता है कि ऐत है ही मकरूज कर्जा देना, तो इज्जत तो हमारी सीधे से ही नहीं है। तो आने वाली वीडियो में मैं उन 10-12 कंट्रियों का जो कर्जा है जिनको पाकिस्तान जिनसे मकरूज है या हमने जिनका कर्जा देना है उनको एक्सपोज करूंगी विद डिजिट। ये तो मैंने आपको IMF का, सिर्फ IMF का बताया है डिटेल रिसर्च करके, ताकि आप समझ सके कि IMF है क्या, करती क्या है और इसके प्रोग्राम्स क्या है, और पाकिस्तान के साथ अब ये कैसे बेचारी निपट रही है। वो भी कह रही होगी कि कर्जा दे देता वापस ही नहीं कर देते, काम दिमाग खराब देता है। तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है, फीडबैक अपना लाजमी बताना है कि ये रिसर्च आपने कैसी लगी, ताकि पाकिस्तान में जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस है, डिपार्टमेंट्स है, उनको मैं एक्सपोज कर सकूं, उन पर मैं वीडियो बना सकूं कि वहाँ पे कितनी करप्शन चल रही है और क्या हो रहा है, और इस आवाम की आंखें खोल सकूं ताकि ये एक्सपायर्ड सियासतदानों से हमारी जान छूट सके। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस वाज आयशा उमर। डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट्स अबाउट योर फीडबैक, एंड अगली वीडियो लाजमी देखिएगा जिसमें मैं बाकी 12 मुल्कों का रिसर्च करूंगी। एंड इस तरह से मुझे दे इजाजत। अल्लाह।